मैं सतीश सोल्जर कोचिंग कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण को। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो चलिए शुरुआत करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार से। रासायनिक अभिक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने लिखा है योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया, इसे हम संकलन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन या संकलन अभिक्रिया, ये आपका एक प्रकार हो गया। दूसरा है आपका विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तीसरा है आपका वियोजन या अपघटन अभिक्रिया और चौथा है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए अब इन्हें हम बारी बारी से समझ लेते हैं। पहला प्रकार आपको लिख दिया गया है यहाँ पर योगात्मक अभिक्रिया। अब योगात्मक अभिक्रिया होती क्या है इसे देख लेते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक का मतलब ऐसी अभिक्रिया होगी जिसमें जो भाग लेने वाले पदार्थ होंगे वो 2 होंगे या 2 से अधिक होंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक परस्पर क्रिया द्वारा एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब अभिकारकों की संख्या 2 या उससे अधिक होगी, लेकिन जो उससे बनने वाले पदार्थों की संख्या होगी वो कितनी होगी आपकी? सिर्फ 1 होगी। तो उसको हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया या फिर संकलन अभिक्रिया। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। यहाँ पर लिखा है कि जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से क्रिया करती है तो जल का निर्माण करती है। यहाँ पर जल के अणुओं की संख्या 2 है, लेकिन अभिकारक जो बना है हमारा वो जल सिर्फ एक ही यौगिक बना है, उसके अणुओं की संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक अभिकारक ये है और दूसरा अभिकारक ये है, और इन दोनों के परस्पर क्रिया करने से सिर्फ एक ही उत्पाद का निर्माण होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये कैसी अभिक्रिया है, संकलन या योगात्मक, या तो हम इसे संयोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब हम सल्फर को गंधक भी कहते हैं, जब सल्फर की क्रिया हम ऑक्सीजन गैस से कराते हैं तो इस क्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड नामक एक यौगिक बनता है। इसकी संख्या यहाँ पर कितनी है अभिकारक की और उत्पाद की? केवल 1 है। और यहाँ अभिकारक देखिए कितने हैं, एक यश है और दूसरा की कौन है? ऑक्सीजन है। मतलब कि यहाँ पर 1 और 1 2 अभिकारक हैं और इनकी क्रिया से बनने वाले पदार्थ की संख्या कितनी है? 1 है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है। योगात्मक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक परस्पर क्रिया द्वारा केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब आगे देख लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यह आपका दूसरा प्रकार है। इसे हम विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक सक्रिय पदार्थ, सक्रिय का मतलब क्रियाशील, एक पदार्थ क्या होगा? क्रियाशील होगा। पदार्थ दूसरे कम सक्रिय या क्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। मतलब क्या है समझिएगा। इसमें ये कह रहा है कि ये एक ऐसी अभिक्रिया होगी जिसमें एक अधिक सक्रिय पदार्थ दूसरे कम सक्रिय पदार्थ को उसके यौगिक से क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, अर्थात हटा देगा। आइए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जब लोहे का टुकड़ा या चाकू कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, कॉपर सल्फेट का विलयन नीले रंग का होता है, तो जब लोहे का टुकड़ा या चाकू कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो ये लोहा इसमें से कॉपर को विस्थापित कर देता है। मतलब जो Fe है वो Cu को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, और Cu की जगह स्वयं आ जाता है। देखिए यहाँ पर पहले यहाँ CuSO4 था, अब यहाँ क्या हो गया? FeSO4 हो गया।
तो Fe ने Cu को विस्थापित कर दिया और ये जब विस्थापित हो जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। इस पर एक क्वेश्चन दिया जाता है कि क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा या जिंक, आप Fe की जगह जिंक को भी लेंगे तो यहाँ पर ZnSO4 बन जाएगा। तो क्वेश्चन दिया जाता है क्या कारण है कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का या जिंक का टुकड़ा डालने पर उसके ऊपर लाल रंग की परत चढ़ जाती है या जम जाती है। तो इसका कारण क्या है, Fe या Zn Cu को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है और स्वयं उसकी जगह पर स्थान ग्रहण कर लेता है और यही विस्थापित जो Cu है इनके ऊपर जाकर जम जाता है, इनके ऊपर Fe या Zn के टुकड़े के ऊपर, इसीलिए टुकड़े का रंग कैसा हो जाता है, लाल। अब विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए हम एक यहाँ पर सारणी देख लेते हैं कि कौन सा पदार्थ अधिक सक्रिय होता है और कौन सा पदार्थ कम सक्रिय होता है। यहाँ पर मैंने एक सारणी लिखी हुई है, आप इसे देख सकते हैं। इसमें मैंने लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन और कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, स्टेनस कह सकते हैं या टीन कह सकते हैं। फिर यहाँ सीसा लेड है आपका, ये हाइड्रोजन है, ये एक और धातु है, कॉपर, पारा, चांदी, प्लेटिनम और सोना है। इसमें इस चार्ट में सिर्फ हाइड्रोजन आपका क्या है, अधातु है। अब देखिएगा, इसे जरा समझिएगा, इस सारणी का मतलब क्या है। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो धातुओं की सक्रियता का कैसा क्रम हो जाएगा, बढ़ता, मतलब नीचे से ऊपर जाने पर धातुएं सक्रिय वाली हमें मिलेंगी और जो धातु नीचे आएगी वो उससे क्या होगी, कम सक्रिय। जैसे मान लीजिए हम कैल्शियम को समझें तो कैल्शियम के नीचे की जो धातुएं होंगी वो कैल्शियम से क्या होंगी, कम सक्रिय होंगी और जो कैल्शियम की ऊपर की धातुएं हैं वो क्या होंगी, अधिक सक्रिय होंगी। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, ये ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अधिक सक्रिय पदार्थ कम सक्रिय पदार्थ को विस्थापित कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है, इस सारणी से हमें ये पता चलता है कि कौन सा पदार्थ किसको विस्थापित कर सकता है। आइए एक एग्जांपल से मैं आपको फिर से समझाता हूँ। मान लीजिए कैल्शियम आपको दिया गया है और इसके साथ मान लीजिए कोई और विलयन, यही कॉपर सल्फेट का विलयन ले लेते हैं। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में कैल्शियम का टुकड़ा डालते हैं तो देखिएगा ये कैल्शियम कॉपर को विस्थापित कर देगा। क्यों करेगा, क्योंकि देखिए कॉपर का स्थान यहाँ नीचे है और कैल्शियम का स्थान कहाँ है, यहाँ पर। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो धातुएं दूसरी धातुओं से पहले आती हैं, भाई कॉपर से पहले कैल्शियम है तो इसका कैल्शियम कैसा हो गया, सक्रिय हो गया। और ये जो है आपका Cu, ये आपका क्या है, कम सक्रिय है, कम सक्रिय है। तो कैल्शियम कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। जब इसके विलयन से विस्थापित करेगा तो ये बदल जाएगा किसमें, CaSO4 में और प्लस आपका अलग हो जाएगा Cu। तो यहाँ पर कैल्शियम के द्वारा कॉपर सल्फेट से कॉपर का क्या हो गया, विस्थापन। तो इस अभिक्रिया से हमें क्या पता चलता है कि कैल्शियम अधिक सक्रिय पदार्थ है और कॉपर सल्फेट का जो कॉपर है वो कम सक्रिय है, जिसे वो क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है।